हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अनुवाद शिक्षण, जो कि पिछली वीडियो में भी अनुवाद शिक्षण के विषय में ही बताया गया था, लेकिन उसमें उस अनुवाद शिक्षण का अर्थ और परिभाषाएं थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अनुवाद शिक्षण के प्रकार तथा अनुवाद शिक्षण की विधियाँ। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसलेशन टीचिंग। तो छात्रों में ऐसी योग्यता का विकास करना कि वे अपने मानस में उठने वाले भावों एवं विचारों को संस्कृत भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकें। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है कि अन्य भाषाओं में अभिव्यक्त विचारों को संस्कृत भाषा में अनुदित करके संस्कृत साहित्य को अभिवृद्ध करना तथा इसी के साथ संस्कृत भाषा में भावों की अभिव्यक्ति एवं उसकी शैली में छात्रों को, उसकी शैली से जो है छात्रों को परिचित कराना। क्योंकि छात्र तो कहें कोरी स्लेट की भांति होते हैं, तो संस्कृत भाषा में सिखाने का तात्पर्य, यानी कि कहें योगदान शिक्षक का होता है। छात्रों को संस्कृत भाषा एवं अन्य भाषाओं का तुलनात्मक ज्ञान प्रदान करना, संस्कृत से भिन्न भाषाओं में व्यक्त विचारों को अभिव्यक्त करके संबंधित भाषा एवं शैली के अनुपम या उसके अनुरूप संस्कृत भाषा में लिखने का अभ्यास करना, संस्कृत भाषा का विस्तार करना तथा उसे चिरंजीवी बनाने का प्रयास करना, संस्कृत भाषा को समय अनुकूल बनाना। जैसा कि प्राचीन समय में किस तरह से प्रयोग होता था, उस समय के अनुकूल प्रयोग में लाई जाती थी, आज के समय में हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम देखेंगे अनुवाद के भेद, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसमें जो अनुवाद के भेद हैं उसके बारे में हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो अनुवाद के जो हैं 3 भेद बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है अक्षरशः अनुवाद, दूसरा है छायानुवाद और तीसरा है तथ्यानुवाद। तो जो अक्षरशः अनुवाद है, लिटरल ट्रांसलेशन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसे शब्दशः अनुवाद कहा जाता है। इसमें एक भाषा के शब्दों के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्दों को रखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा में शब्द रूप व वाक्य रचनाओं में अंतर होता है। इस दृष्टि से इस भाषा से किए गए अनुवाद से कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर इस भाषा में प्रायः भावों पर ध्यान नहीं दिया जाता, किंतु संस्कृत शब्द भंडार में वृद्धि करने व प्राथमिक स्तर पर अनुवाद सिखाने के लिए ये महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट हम देखेंगे छाया अनुवाद विधि, सेंस ट्रांसलेशन। तो इसके बारे में हम दृष्टि डालते हैं। इस विधि में एक भाषा के भावों को ग्रहण करके दूसरी भाषा में उसका अनुवाद किया जाता है। इसे भावानुवाद कहते हैं। छायानुवाद के लिए भावानुवाद कहते हैं। यह मर्मानुवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मूल भावों को महत्व दिया जाता है, जो मूल भाव होते हैं, किंतु मूल भाषा की शैली उपेक्षित रह जाती है। अतः यह भी अनुवाद की उचित विधि नहीं मानी जा सकती, या कहें भेद नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे तथ्यानुवाद, आइडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन। इस विधि में या इस भेद में मूल भाषा की रचना का दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय भाव व शैली दोनों का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार इस विधि से किया गया अनुवाद मूल लेखक के भावों जैसा लगता है। ये अनुवाद की श्रेष्ठ विधि या भेद माना जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे अनुवाद शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन टीचिंग। तो इसकी जो विधियाँ हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहले पुस्तक विधि। अनुवाद शिक्षण के लिए पृथक पुस्तकें होती हैं, जिनमें व्याकरण संबंधी नियम दिए जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तकों में ही प्रत्येक पाठ के अंत में अनुवाद के नियम व कठिन शब्द दे दिए जाते हैं। वाक्यों को व्याकरण की दृष्टि से क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। पहले एक एक लकार, कारक व प्रत्यय का संस्कृत में अनुवाद सिखाया जाता है। फिर छात्रों को मिश्रित वाक्यों या गद्य खंडों का अनुवाद करने को दिया जाता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक शिक्षक सूत्र सरल से कठिन की ओर भी ध्यान देते हैं, यानी कि कठिन जो सरल है, सरल से कठिन की ओर भी ध्यान दिया जाता है, रखा जाता है, जो निम्न एवं माध्यमिक स्तर तथा सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी उपयोगी है, किंतु उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है।
क्योंकि इनसे छात्रों में रटने की आदत पड़ जाती है। अनुवाद शिक्षण की विधि में अनुवाद की जो पुस्तकें होती हैं वो उस तरह से बनाई जाती हैं कि स्तर के अनुरूप छात्र उससे ज़्यादा ग्रहण कर सकें। इसमें कर्ता प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य, क्रिया प्रधान वाक्य आदि के एकाधिक वाक्यों को क्रम से संस्कृत में अनुदित किया जाता है। पहले इसमें सरल वाक्यों का अनुवाद कराया जाता है, उसके बाद मिश्रित वाक्यों और फिर संयुक्त वाक्यों को स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं द्विभाषीय विधि। इस विधि में छात्र मातृभाषा में बोलता है तथा शिक्षक उस संस्कृत में उसका अनुवाद करता चलता है। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बालक जो है पूरी तरह से व्याकरण में कुशल नहीं हो पाते हैं। हाँ, जब छात्र अनुवाद करना सीख जाएं तब उनके अभ्यास के लिए इसे अपनाया जा सकता है। इससे छात्रों में बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, और जब छात्र थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बौद्धिक विकास अच्छी प्रकार से हो पाता है। इस विधि का उपयोग बड़े बड़े सम्मेलनों व अधिवेशनों अथवा एक देश के अधिकारियों से एक दूसरे के राज्य अधिकारियों की बैठकों में किया जाता है। इसमें क्या है, अनुवाद विधि की द्विभाषीय विधि में एक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बात कहता है, दूसरा व्यक्ति अनुवादक, ट्रांसलेटर या फिर द्विभाषीय उस व्यक्ति के भावों का अन्य भाषा या संस्कृत में अनुवाद करता चला जाता है। यहाँ पर ये बात आती है कि वक्ता द्वारा कहे गए बात को तुरंत लिपिबद्ध कर लिया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो फिर बात ही चेंज हो जाती है। कक्षा में छात्रों को अनुवाद सिखाने के लिए इस विधि का सीमित रूप से प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा में किसी एक छात्र से किसी अनुच्छेद के एक एक वाक्य को पढ़वाया जाए और संस्कृत अध्यापक एक एक वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करता चले। इससे छात्रों को संस्कृत बोलने की प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही उनको संस्कृत सौष्ठव का भी ज्ञान हो जाएगा। इसी के साथ हम देखेंगे तुलना एवं अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक पहले आदर्श अनुवाद प्रस्तुत करता है। इस आदर्श अनुवाद के समान अन्य अनुच्छेद छात्रों को अनुवाद करने के लिए दिया जाता है। छात्र आदर्श अनुवाद का अवलोकन करके विश्लेषण द्वारा अनुवाद का नियम निकालते हैं तथा इसी नियम से अनुवाद करते हैं। ये विधि मनोवैज्ञानिक अवश्य है, किंतु ये केवल उच्च स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। छात्र इसमें त्रुटियां बहुत करते हैं तथा इस विधि को सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक उपयोग में नहीं कर सकते हैं। अनुवाद शिक्षण की इन तीनों विधियों में जो है कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ अधिकता है, अतः छात्रों के अनुरूप इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक विधियों का प्रयोग शिक्षक अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नियम बनाया गया, कोई विधि बनाई गई या फिर कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो छात्रों का किस तरह का वातावरण है, छात्र किस पर्यावरण में रहते हैं, किस समाज से हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका जो है प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि भारत विविध भाषाओं का देश है, जिसमें प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य है, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न भाषाओं व उनके साहित्य का ज्ञान अनुवाद द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। संस्कृत साहित्य का ज्ञान अपरिमित है। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने इसके ग्रंथों को अपनी भाषा में अनुदित करने के लिए श्रमपूर्वक पहले संस्कृत भाषा पर अधिकार प्राप्त किया, क्योंकि अनुवाद के लिए ये आवश्यक शर्त है कि अनुवादक को मूल भाषा एवं अनुदित की जाने वाली भाषा में पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे कि संस्कृत शिक्षण में ध्यान देने योग्य सुझाव कौन से हो सकते हैं और सावधानियां कौन कौन सी रखी जा सकती हैं। तो छात्रों को कराया जाने वाला अनुवाद कार्य भाषा, शैली एवं भाव की दृष्टि से कक्षा के छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। अनुवाद के लिए चुना गया अनुच्छेद छात्रों की योग्यता के अनुसार सरल एवं सुबोध होना चाहिए। अनुवाद कार्य के लिए संस्कृत व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है, अतः छात्रों को अनुवाद शिक्षण से पूर्व व्याकरण का ज्ञान अवश्य करा देना चाहिए। अनुच्छेद की मूल भाषा एवं शैली के अनुरूप ही अन्य भाषा में अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मूल भाषा में प्रयुक्त भावों की उपेक्षा न हो। मूल और अनुवाद की प्रकृति का छात्रों को ज्ञान होना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए। अनुवाद पाठ्य योजना व्याकरण पाठ के आधार पर होनी चाहिए। छात्रों के अनुवाद कार्य का संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए ताकि छात्र अनुवाद के शुद्ध रूप से परिचित हो सकें। अनुवाद कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास का विशेष महत्व है, अतः छात्रों को अभ्यास कार्य कराया जाना चाहिए। संस्कृत अनुवाद शब्द रूप व धातु रूप के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। छात्रों को उन्हें रटने में बहुत कठिनाई
अनुभव होती है। ऐसी दशा में छात्रों से रूप रटने के लिए बार बार आग्रह करने के स्थान पर रूप का अभ्यास कराकर उसे परिचित कराना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सर्वप्रथम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों का अभ्यास कराया जाए, तत्पश्चात अन्य अकारांत इकारांत आदि शब्द रूपों का अभ्यास कराया जाए। उदाहरण के लिए बालकः, रामः, गजः, सिंहः, नरः, अश्वः, देवः, घटः आदि शब्द रूपों का अभ्यास पहले कराना चाहिए। धातु रूपों में पठ, स्था, दृश्य, धाव, खाद, पिब, लिख आदि धातुओं के रूपों का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अनुवाद शिक्षण में वाक्यों के क्रम में सरलता का ध्यान रखना चाहिए। पहले छात्रों को सरल सामान्य कथन या प्रश्नवाचक वाक्यों का अभ्यास कराया जाए, जैसे अयम का, ये कौन है, अयम बालका, ये बालक है, अयम कहा, ये कौन है, अयम गजा, ये हाथी है, अयम का, ये कौन है, अयम धाव का, ये दौड़क यानी कि धावक है, अयम कहा, ये कौन है, अयम अश्वा, ये घोड़ा है आदि सरल वाक्यों का अभ्यास कराया जाए। तत्पश्चात रामा पठती, राम पढ़ता है, श्यामा लिखती, श्याम लिखता है आदि क्रिया आदि वाले वाक्यों का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अनुवाद शिक्षण के में जो है अनुवाद कार्य सरल से कठिन की ओर होना उचित होता है। इस दृष्टि से वाचन या वचन के प्रयोग का अभ्यास एक वचन, बहुवचन और तत्पश्चात द्विवचन के क्रम में होना चाहिए। जहाँ तक अनुवाद कार्य में कारकों के प्रयोग के क्रम का प्रश्न है, वह कह सकते हैं कि प्रथम विभक्ति, कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक, षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक, सप्तमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति आदि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि पहले प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सिखा देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, तब उसके बाद अन्य विभक्तियों का प्रयोग सिखाना चाहिए, क्योंकि वो जो संबंध कारक होता है उसे बालक समझने में थोड़ी देर करते हैं। अनुवाद शिक्षण में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिखाने के साथ साथ अभ्यास पर भी बल देना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।